हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। अभी तक हमारे कई सारे टॉपिक जो है वो कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के। अब जो हमारा टॉपिक उत्प्रेरक वाला रह गया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, आज का टॉपिक जो है वो है उत्प्रेरण के प्रकार। पीछे हमारा टॉपिक था उत्प्रेरक के प्रकार, जिसमें हम धनात्मक, ऋणात्मक और प्रेरक और स्वतः उत्प्रेरक जो है इनके बारे में बात कर चुके हैं। प्लस जो उत्प्रेरक की हेल्प करते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है, उत्प्रेरण के प्रकार को जो है ना भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक को तो हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण और दूसरे को हम बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। देखो, समांगी में और विषमांगी में क्या अंतर है? समांगी, देखो, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कि सम, जिसमें सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है, और विषम जिसमें अलग अलग होते हैं। तो समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती है, उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और अगर विषमांगी उत्प्रेरण की बात करें तो जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होंगी तो उसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। विषमांगी में एक चीज ध्यान रखना, दो की भी एक जैसी हो सकती, कोई तीसरी अलग हो जाए तो भी वो विषमांगी में ही आएगा। जरूरी नहीं है कि तीनों की अलग अलग हो। यानी विषमांगी जिसमें एक भी अलग हो जाए ना तो विषमांगी में गिना जाता है। और अगर तीनों समान भौतिक अवस्था के होते हैं तो उसे समांगी कहा जाता है। तो देखते इसके डेफिनेशन को। देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है? उत्प्रेरण के प्रकार में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। पहला है आपका समांगी उत्प्रेरण। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्रियाकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद जब तीनों की भौतिक अवस्था एक समान होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? समांगी उत्प्रेरण बोलेंगे। तो यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं। जो आपका 2SO2 है वो आपका गैस अवस्था में है, ये रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, ये भी गैस अवस्था में है। और ये उत्पाद बना रहा है 2SO3, ये भी गैस अवस्था में है। लेकिन यहाँ पे जो उत्प्रेरक हम ले रहे हैं NO, वो भी आपका गैस अवस्था में है। तो देखो, आप अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान है, तीनों ही गैसीय अवस्था में है। तो इस कारण इसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में, तो मैंने आपको कहा तीनों में से किसी एक की भी अलग हो जाए, वैसे तीनों की अलग होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन किसी एक की भी अलग हो जाए तो वो विषमांगी उत्प्रेरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रियाकारक, उत्प्रेरक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो। अब देखो नाइट्रोजन, अब जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई जाती है, ये हैबर विधि से करवाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन गैस अवस्था में है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में है। जब आप अमोनिया बनाओगे तो ये भी आपका गैस रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो आप Fe उत्प्रेरक के रूप में लेते हो वो आपका सॉलिड अवस्था में होता है। तो आप देख सकते हो, कोई एक भी अलग हो जाए तो वो विषमांगी के अंदर आता है। तो ये एग्जाम्पल आपका विषमांगी उत्प्रेरण का कहलाएगा। अब इसके बाद आता है आपके विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है वो इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, नहीं तो जिन्होंने नहीं भी देखी ना वो भी समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी पहले वाली वीडियो पहले देखो, फिर उसके बाद इसको जब मैं समझाऊंगी तो और भी अच्छे से समझ जाएगा। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको यहाँ समझाती हूँ आपको। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो, ये जो हमारा टॉपिक है वो है विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। देखो, विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत की बात करें ना तो हम इसमें बताएंगे कि किस तरीके से विषमांगी उत्प्रेरण जो है वो आपका काम करता है। अब देखो, आपको पता है कि आप यूँ समझो कि आपको एक चीज तो मैंने क्लियर करवा रखी थी पीछे वाले, मैंने जब उत्प्रेरक की डेफिनेशन आपको समझाई थी, उत्प्रेरण के बारे में जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि जो उत्प्रेरक होता है ना वो एक प्रकार का एजेंट होता है, उसका कोई रोल नहीं होता अभिक्रिया में, वो सिर्फ वेग को बढ़ाने या घटाने का काम करता है और एक टाइप से अभिक्रिया की हेल्प करके चला जाता है। समझ आ रही बात? ये मैं पीछे आपको समझा चुकी हूँ।
जिन्होंने समझा उनको बहुत इजी लगेगा, जिन्होंने नहीं समझा वो थोड़ा सा फोकस कर अच्छे से, उनको भी समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जो उत्प्रेरक होता है ना, उसका काम क्या होता है, वो अभिकारकों से उत्पाद बहुत ही जल्दी बना देता है या कईयों में घटाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन अपने यूँ बोल सकते हैं उत्प्रेरक का एग्जैक्ट काम क्या होता है, एक हेल्पर की तरह काम होता है। वो आता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, उत्पाद बन जाता है, फिर वो निकल जाता है, यही चीज करता है उत्प्रेरक। तो देखते हैं यहाँ पर कि इसकी क्रियाविधि किस तरीके से है, ठीक है। तो मान लो आपके पास क्या है, उत्प्रेरक है, अब इस उत्प्रेरक की अभिक्रिया आपने किससे करवा दी, A प्लस बी से, ठीक है। A आपका क्या है, अलग है, और B आपका क्या है, अलग है। तो अब आपको देखना है, जब हम इस उत्प्रेरक को लेके आ रहे हैं, हमें क्या करना है, A और B के बीच में नया बॉन्ड बनवाना है। और A और B के बीच में नया बॉन्ड तभी बनेगा ना जब ये दोनों पास पास आएंगे, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे। अब आपका A जो है वो अलग है, B आपका अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका A और B है, इन दोनों का उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषण होता है, ये बताया हुआ है। दोबारा सुन ले कि यहाँ पर जो आपके पास अभिकारक होते हैं, इनका उत्प्रेरक की सतह पर क्या होता है, सबसे पहला स्टेप अधिशोषण होता है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से बना देती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A और B। यहाँ पे देखो A का अधिशोषण हो गया और यहाँ पर B का अधिशोषण हो गया, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ, A और B का अधिशोषण हुआ। अधिशोषण होने के बाद उत्प्रेरक की सतह पर ही मौजूद होकर जो आपके अभिकारक होते हैं, इनके बीच में नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो था कि भाई पहला सिर्फ अधिशोषण हुआ, इन दोनों ने आपस में कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब ये देखो एक पास पास आ चुके हैं, यानी पास पास आने के बाद ये बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपका उत्प्रेरक है, इसी की सतह पर जो आपके अभिकारक है वो नया बॉन्ड बना लेंगे, इस तरीके से बन गए नए बॉन्ड। अब नया बॉन्ड बन गया तो आपका जो उत्पाद है वो बन चुका है। अब उत्प्रेरक का काम क्या था, उत्प्रेरक का तो यही काम था ना कि वो अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित कर दे, जो नए बॉन्ड है उनको बनाए, इन दोनों के बीच आपस में अभिक्रिया करवाए। अब इसने अभिक्रिया करवा दी, A और B आपस में बॉन्ड बना चुके हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, ये अब क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। यानी अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि आपका जो उत्प्रेरक है वो इस तरीके से अलग हो जाएगा और जो आपका उत्पाद है ये आपका बन गया। क्लियर बात है। तो आप देख सकते हो कि बिना किसी स्वार्थ भाव के आपके उत्प्रेरक ने आपके उत्पाद बना करके साइड हो गया। क्लियर बात है। तो देखो अब हम समझते हैं इस डेफिनेशन को, ठीक है। आई थिंक ये वाला तो समझ आ गया होगा। मैंने आपको क्या कहा, उत्प्रेरक का काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ एज ए हेल्पर का काम करना। ये एज ए हेल्पर की तरह आता है, हेल्प करता है और चला जाता है। आपका उत्प्रेरक आया, अभिकारक और उत्पाद जिनके बीच बॉन्डिंग आसानी से नहीं बनती है, उनके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा सक्रिय ऊर्जा का मान चाहिए होता है, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा हमें वेस्ट करनी पड़ती है। लेकिन उत्प्रेरक के आ जाने से अब हमें उतनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी पड़ती, कम ऊर्जा में ही आपके उत्पाद बन जाते हैं। और ये कम ऊर्जा में जो आपके उत्पाद बन रहे हैं, इसको बनाने में हेल्प कौन करता है, तो वो है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक हेल्प कैसे करता है, उत्प्रेरक क्या करता है, पहले अभिकारकों को क्या करता है, अपनी सतह पर अधिशोषित करता है। अधिशोषित करने के बाद अभिकारकों के बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग होने के बाद उत्प्रेरक क्या करता है, इनकी बॉन्डिंग होगी तो उत्पाद बनाकर खुद साइड हो जाता है। तो इस तरीके से यह आपका पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत के बारे में ये क्या बोल रहा है। अब आपने ये चीज अच्छे से समझ ली ना, तो आपको ये चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर क्या चीज बोल रहा है ये, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण व फिर अधिशोषण होता है। देखो विसरण जो होता है ना, ये गैसों की एक प्रकृति होती है। और इसका मतलब क्या होता है, एक आपने सुना होगा, जिस बच्चे ने मेरे से विलन चैप्टर पढ़ा है उन्होंने वहां पर भी मेरे से सुना होगा, एक होता है परासरण, एक होता है विसरण, ठीक है। तो चलो परासरण की बात
हमें वहां पे कर ही रखी है। हम विसरण की बात करते हैं। विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब होता है अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आना विसरण कहलाता है। अब देखो उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक पर आपके अब जो उत्पाद जो अभिकारक है, क्या इनकी सांद्रता है क्या नहीं है। शुरुआत में उत्प्रेरक पर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका क्या है? उत्प्रेरक है। ये आपका क्या है? अभिकारक है। और यहाँ आपका क्या मिल जाता है? आपको उत्पाद। ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में आपके पास जो उत्प्रेरक है इसकी सतह पर अभिकारक नहीं है, यानी मैं बोल सकती हूँ कि इसकी सतह पर अभिकारकों की सांद्रता जो है वो 0 है। अभिकारकों की सांद्रता यहाँ पर 0 है, लेकिन वायुमंडल में क्या है? ज्यादा है। अब कोई भी चीज अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आता है तो उसे हम विसरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि मान लो आपने कमरे में किसी कोने में अगरबत्ती जला के रख दी। अगर आप अगरबत्ती जला के रख देते हो तो आप देखते हो कि जहां आपने अगरबत्ती जलाई है वहां पर जो उसकी खुशबू है उसकी सांद्रता उच्च है, और पूरे कमरे में जो उसकी खुशबू है उसकी सांद्रता निम्न है, और वो उच्च से निम्न की ओर गति करता है और पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो इसी प्रकार से इसे जो प्रक्रिया होती है गैसों की, इसे हम विसरण कहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका उत्प्रेरक है इसके सतह पर अभिकारकों का क्या होता है? अधिशोषण होता है। पहले विसरण की बात की। विसरण मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, और निम्न सांद्रता की ओर गमन करके ये क्या होते हैं? उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। क्लियर बात? अब सेकंड बात ये क्या बोलता है? सेकंड ये बोल रहा है उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती का निर्माण। अब देखो मैंने आपको कहा था कि भाई जब हम उत्पाद बनाते हैं अभिकारकों से तो हमेशा हमें एक पीक पॉइंट को पार करना पड़ता है जिसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। जिस अभिक्रिया के अंदर हम सक्रिय ऊर्जा के लेवल को नहीं पार कर सकते ना, उसमें उत्पाद नहीं बनते। जिसमें हम सक्रिय ऊर्जा के लेवल को पार करेंगे उसमें उत्पाद बनेंगे। ठीक है। देखो ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता रखा है कि इस तरीके से ये पीक पॉइंट मिलता है, और ये पीक पॉइंट जो है ये किसको बताता है? सक्रिय ऊर्जा को। बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये पीक पॉइंट आपको हमेशा ज्यादा मिलता है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये पीक पॉइंट जो है इस तरीके से कम हो जाता है। ठीक है। यानी पहले हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, अगर उत्प्रेरक मिल जाता है तो हमें कम ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यही बात बोला इसने कि उत्प्रेरक के आने के बाद जो आपकी मध्यवर्ती का निर्माण होता है, इसे हम एक टाइप से क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती। इसे अपने मध्यवर्ती बोलेंगे कि भाई जिस मध्यवर्ती का निर्माण होता है ना, उसमें अपने बोल सकते हैं कि जो उचित ऊर्जा है उसका हमें आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें ज्यादा नहीं चाहिए होते। ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। समझ आ रहा है तो जरूर बताना मुझे कि आपको मेरी बातें, ये जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है वो सारा समझ आता है अच्छे से या नहीं आता। तो अगर मान लो किसी को मेरा बताया हुआ ज़्यादा फास्ट लगता है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके मुझे बताया करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा सुधार सकूं। अब देखो नेक्स्ट इसने क्या बोला है? थर्ड पॉइंट इसने बोला है कि उत्प्रेरक की सतह से विशोषण द्वारा उत्पाद का हटना तथा उत्प्रेरक की सतह आगे के लिए तैयार रहना। अब देखो आपको ना, मैंने पीछे ना जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, सबसे फर्स्ट वाले वीडियो की अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस पे मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी कि आपका अधिशोषण क्या होता है, विशोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है। तो अधिशोषण का मतलब तो था कि भाई अपने किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर किसी गैस के आकर चिपकना, सतह पर आकर चिपकना, तो आपका क्या था? अधिशोषण था। और विशोषण का मतलब होता है उस चिपके हुए पदार्थ को हटाना। उस चिपके हुए पदार्थ को आपके जो ठोस है उसके ऊपर से जो अधिशोषण की मात्रा है उसको हटाना विशोषण कहलाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? देखो हम यहाँ से जिसका अधिशोषण हुआ था उत्प्रेरक की सतह पर, उसको हमने हटाया है तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या हुआ है? इसका विशोषण हुआ है। ठीक है। अब जब ये हट चुका है, आपका उत्पाद अलग हो गया, आपका उत्प्रेरक अलग हो गया, तो अब इस उत्प्रेरक को हम दूसरे अभिक्रियाओं में भी उपयोग में ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आगे के लिए भी तैयार रहता है।
क्लियर बात है। तो आई थिंक ये तीनों जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपका थर्ड स्टेप रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना और स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में। देखो एंजाइम की अगर हम बात करते हैं ना, तो अभी हम उत्प्रेरक वाला टॉपिक कवर करके आए हैं। उत्प्रेरक तो क्या होता है कि जो हम लैब में जो भी हम यूज़ करते हैं रिएक्शन के वेग को बढ़ाने के लिए या फिर जो भी उसमें चेंजेस करना हो, तो हम वहाँ पे उत्प्रेरक शब्द उपयोग में लेते हैं। लेकिन एंजाइम का मतलब होता है कि एक प्रकार का उत्प्रेरक है, लेकिन ये जैव उत्प्रेरक होता है क्योंकि ये जीवों में पाया जाता है। एंजाइम में और उत्प्रेरक में बस इतना ही फर्क है। उत्प्रेरक तो हम लैब वगैरह में यानी प्रयोगशालाओं में उपयोग में लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम जो है वो जीवों के शरीर में पाया जाता है। जो उनके शरीर के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, यानी जो जटिल अणु होते हैं, जो भोजन से जटिल अणु बनते हैं उनको सरल अणु में तोड़ने का काम करता है। क्लियर बात। तो एंजाइम के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें एंजाइम किसे कहते हैं, तो ये तो आपको पता लग गया होगा। उत्प्रेरक और एंजाइम सेम है, बट फर्क इतना है, ये आपका लैब में काम आता है, एंजाइम आपका जैव उत्प्रेरक यानी जीवों के शरीर में पाया जाता है। एंजाइम की बात करें तो यह नाइट्रोजन युक्त एक कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है एक टाइप से। एक जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में ये पाए जाते हैं। और इनका जो व्यास होता है वो लगभग 10 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है और हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। चलो देखते हैं एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम के बारे में क्या बताया मैंने आपको, एंजाइम जो होता है वो उच्च अनुभार वाली नाइट्रोजन युक्त जैव कोशिकाएं होती है। और हाँ, ये चीज याद रखना है, ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट आता है आपका, ये पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में पाया जाता है। अभी मैंने आपको ये वाली बातें बताई। और इसका जो व्यास होता है वो 10 से लेकर 10 नैनोमीटर के बीच में होता है, यानी व्यास अपने यूं बोल सकते हैं ये चीज, ठीक है। अब देखो उसके बाद इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। तो ये तो हो गया एंजाइम के बारे में। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज को इन्वर्टेज एंजाइम जाइमेज एंजाइम जो है वो किस में परिवर्तित करती है, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब ये जाइमेज एंजाइम ने क्या किया, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था यानी ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर था उसे सरल अणुओं में तोड़ने का काम किया। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये फॉर्मूला होता है यूरिया का, ठीक है। यूरिया का जब अभिक्रिया हम वाटर के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में। तो यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये आपका सरल अणु में तोड़ेगा। ये सरल अणु किस किस में तोड़ता है, अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ऐसे अगर अपने बात करें प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन जो है ना वो कई सारे अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाए तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को सरल अणु में तोड़ने का काम करेगा। देखो एक बात तो माइंड में क्लियर रखना, एंजाइम हो या फिर एंजाइम की अगर हम बात करें स्पेशल, तो इनका काम क्या होता है, सरल अणुओं को बदलना, यानी सरल अणुओं में बदलना। कहने का मतलब है हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, उस भोजन के अंदर कई सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ऐसे कई सारी जटिल संरचनाएं होती हैं। उन जटिल संरचनाओं को सरल में तोड़ने का काम कौन करती है, तो उनमें उपस्थित एंजाइम जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है वो उनको तोड़ने का काम करती है। एक चीज याद रखना कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं ना तो मुख में ही 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो काम आता है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो हमारी भोजन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जटिलता होती है, उन जटिलताओं को सरलता की ओर लेके जाने का काम कौन करता है, आपके एंजाइम। क्योंकि जो हमारा शरीर होता है ना वो डायरेक्ट अपने जो जटिल संरचनाएं होती है ना उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकती। और आपको पता है
जब तक हम भोजन नहीं करेंगे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से नहीं बल्कि जो आपकी सरल संरचनाएं होती हैं उनमें से प्राप्त होती है। इसलिए भोजन के जटिल अणुओं को सरल में तोड़ने का काम करना जरूरी है, और जटिल से सरल में तोड़ने का काम करता कौन है, तो वो है एंजाइम। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और एंजाइम वाला जो टॉपिक है वो कल हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम क्रिस्टलॉइड क्रिस्टल जो है इनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों की स्टडी जो है वो कैसे चल रही है। हाँ, जिन बच्चों को नोट्स की दिक्कत है उनको मैं बार बार यही बोलूँगी कि वो ड्रीम क्लास के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से मेरे क्रैश कोर्स को ले सकते हैं, जहाँ आपको नोट्स के रूप में पीडीएफ, लेक्चर्स, मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो मैं उनको यही कहूँगी जिनको ये सारी फैसिलिटी चाहिए वो सारी की सारी फैसिलिटी आपको जो है वहाँ मिल जाएगी। और इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।